Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 मार्च 2023। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिनट के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो का एंड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आखिरी में आपको टेस्ट दिया गया है। पूरे लेक्चर को जब आप सुन लोगे ना तो लास्ट में आपको वो जो टेस्ट है, जैसे आप उसको अटेम्प्ट करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने ये चीज़ें अच्छे से सीख ली हैं। देन इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पे जाके दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिखना है। ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग से सेशन को। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी बहुत कम समय में, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 1 आज का हमारा बात करता है एलेक्जेंड्राइन पैराकीट के बारे में। तो ये जो पैरट है ना, ये जो तोता आपको दिख रहा है ना, इसी को नाम दिया गया है एलेक्जेंड्राइन पैराकीट का। अच्छा, ये नाम क्यों दिया गया है वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा, बट पहले ये समझ लेते हैं आखिरकार ये जो बर्ड है ये चर्चा में क्यों आई है। तो आपको न्यूज़ पहले मैं बता देता हूँ। खबर यह है कि हाल ही में तमिलनाडु का वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये जो बॉडी है ना, इसने क्या किया, एक फिल्म एक्टर के ऊपर में लगभग 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का जो जुर्माना है, जो फाइन है, वो यहाँ पर लगा दिया है। अच्छा, क्यों लगाया गया इतना रुपए का जुर्माना? इसलिए लगाया गया क्योंकि उन फिल्म एक्टर ने क्या किया, 2 एलेक्जेंड्राइन पैराकीट्स को, यानी कि ये वाले जो पैरट है ना, इन दोनों पैरट्स को अपने घर में रख रखा था। इस वजह से यहाँ पर ये जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो मतलब एक कारण हो चुका है जिसकी वजह से एलेक्जेंड्राइन पैराकीट चर्चा में है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जा सकता है? तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो जब बात करते हैं एलेक्जेंड्राइन पैराकीट की ना, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो नाम है ये एलेक्जेंड्रीन क्यों दिया गया। तो जो एलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, उन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम दिया गया है। एलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करा करते थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बर्ड्स हैं, उनको पंजाब से यूरोपियन और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के अंदर भेजा करते थे। इस वजह से यहाँ पर इस बर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर एलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर, यानी एलेक्जेंड्रीन पैराकीट रख दिया गया। ये जो बर्ड्स होती हैं ना, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, यानी कि काफ़ी हद तक दिमाग होता है। इवन आप कह सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर जो पैरट है वो बात कर पाता है, और काफ़ी पॉपुलर पेट की कैटेगरी में भी यहाँ पर इसको रखा गया है। ये जो पैराकीट्स हैं ये ड्यूनल सोशल बर्ड्स हैं, यानी कि पूरे दिन भर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना पसंद है, लेकिन जब बात आती है कि जहाँ पर बहुत सारा खाना, बहुत सारा फूड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर ये बहुत बड़े ग्रुप में भी इकट्ठी हो जाती हैं। देन ये जो पैराकीट है ना, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे सवाल पूछा गया है, ये जानवर या ये बर्ड कौन कौन से एरिया में पाया जाता है। तो ये जो पैराकीट है ये खासकर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पे जो जंगल हैं, वुडलैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, वहीं पर ये जो बर्ड्स हैं वो पाई जाती हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका कंजर्वेशन स्टेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एलेक्जेंडर पैराकीट है ना, एलेक्जेंड्रीन पैराकीट, इसका आयुसन स्टेटस क्या है। तो आयुसन स्टेटस में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि बिल्कुल खतरे के जस्ट पास में है। इसकी पॉपुलेशन लगातार खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पर एक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। तो आईयूसीएन में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 4 के अंदर में इसको कवर किया गया है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो आपको पता होगा 1972 का ये पूरा एक्ट है, जो कि क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने का काम करता है, क्योंकि उन प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको ख़त्म ना होता ही देखें हम लोग, इसको सुरक्षा देने का इसी वजह से यहाँ पर काम करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल 6 शेड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, और 6 के 6 शेड्यूल्स के अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे इस एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर, उस शेड्यूल 1 में किसी जानवर को रख दिया या किसी प्लांट्स को रख दिया गया इसमें,
तो इसका मतलब यह है कि आप उस जानवर का बिल्कुल भी जो व्यापार है या हंटिंग है उसकी वो नहीं कर सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते। अगर कोई शिकार करता है तो हाई पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज की जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ना शेड्यूल 1 जो है, इसके अंदर अगर किसी जानवर को रख दिया जाता है, इसके अंदर किसी जानवर को कवर कर दिया जाता है, तो उस जानवर को एक सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ऐसे यहाँ पर अलग अलग और भी बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। अब शेड्यूल 1 में आप देखोगे जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, इंडियन एलिफेंट, ये सब शेड्यूल 1 में है। और ऐसे यहाँ पर जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, ऐसे ही यहाँ पर ये शेड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर क्या है, इनमें भी जिन भी एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग लिखते हैं ना, इसमें रख देते हैं, उसको हाई प्रोटेक्शन दी तो जाती है, लेकिन शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में जो पेनल्टी चार्ज की जाती है वो शेड्यूल 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। मतलब शेड्यूल 1 में अगर कोई यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करता है, शिकार करता है किसी जानवर का, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी चार्ज की जाती है। बट ऐसा शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में नहीं है। हालांकि पेनल्टी यहाँ पर भी चार्ज की जाती है, लेकिन बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में काफ़ी सारे जानवरों को रखा गया है, जैसे बार्किंग डियर, फाल्कन, किंगफिशर, टॉर्टोइसिस। ऐसे यहाँ पर आपको शेड्यूल 5 देखने को मिलेगा। इसके अंदर वो एनिमल्स रखे जाते हैं जिनकी हंटिंग अलाउ है, जिनका शिकार किया जाता है और शिकार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन क्रो, माइस, रैट, फ्रूट बैट्स, इनका शिकार करना यहाँ पर अलाउ है। ठीक है, बाकी शेड्यूल 4 को जब आप लोग देखोगे ना, शेड्यूल 6 को देखोगे, तो शेड्यूल 6 में एक चीज़ और मेंशन कर रखी है। जो आखिरी शेड्यूल हमारा क्या बोलता है कि जो भी प्लांट्स या फिर कोई पेड़ हो गया या कोई फसल है, अगर वो शेड्यूल 6 के अंदर मेंशन कर रखी है ना, तो उसको आगे कल्टीवेट या इसको प्लांट करने से रोकने पे जोर दिया जाता है। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर प्लांट, कोई भी पेड़ या कोई भी फसल को शेड्यूल 6 में अगर कवर किया गया है तो उसका आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते या उसको प्लांट नहीं कर सकते, उसको कहीं पर लगा नहीं सकते, वो पूरी तरह से बैन होता है। फॉर एग्जाम्पल कुट, रेड वांडा, पिचर प्लांट, इन सबको यहाँ पे लगाने से बैन किया गया है, कल्टीवेट करने से बैन किया गया है। तो आई होप गाइज आप लोग को यहाँ पर अच्छे से ये जो चीज़ें वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये कुछ शेड्यूल्स थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, और जिसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ा। और साथ ही साथ में एलेक्जेंड्रिन पैराकीट के बारे में ध्यान रखना। एलेक्जेंड्रिन पैराकीट का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 4 में यहाँ पर इसको कवर किया गया है। शेड्यूल 4 मतलब कि आप देखो, बिल्कुल इसकी हंटिंग वगैरह के ऊपर रोक लगाई गई है। अगर कोई करता है तो पेनल्टी चार्ज की जाएगी, लेकिन पेनल्टी थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो, और फटाफट यहीं पर अगर सुनकर लाइक कर दोगे तो वो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। अगला आर्टिकल भी हमारा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है प्रिमनेशियम पार्वम के बारे में। ये क्या है, ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है, काफ़ी लोग पहचान गए होंगे। एल्गाई के बारे में आपने सुना होगा, जो पानी के ऊपर काई जम जाती है ना हरी कलर की, उसी की बात कर रहे हैं, और ये वही दृश्य है। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पूरा सिचुएशन थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर जो काई है वो दिखाई पड़ रही होगी। इसी को नाम दिया गया है प्रिमनेशियम पार्वम। मतलब अलग अलग प्रकार की होती है, बट ये प्रिमनेशियम पार्वम क्या है अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ क्या है, खबर यह है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है यूरोपियन यूनियन की साइड से, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया, इवन बताते हुए कंफर्म कर दिया गया है कि जो रिवर ऑर्डर है, अब यह रिवर ऑर्डर कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी के नीचे चेक रिपब्लिक नाम का एक देश है, और चेक रिपब्लिक के बराबर में एक पोलैंड नाम का देश देखने को मिलेगा। तो इन तीनों देशों के बीच में यहाँ पर एक नदी देखने को मिल जाएगी, ओडर रिवर। ये ओडर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई चेक रिपब्लिक से निकलती हुई इस प्रकार से जाती हुई पोलैंड से गुजरती हुई फिर जर्मनी के बाउंड्री से गुजरती हुई बाल्टिक से में गिर जाती है। तो अभी यहाँ पर ना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर ये कंट्रीज आती हैं, तो यहाँ पे जो ओडर रिवर आपको दिख रही होगी ना, इस नदी में ये काई जो है वो पाई गई, और काफ़ी सारी रिसर्चेस की गई इसके ऊपर में। और रिसर्चेस करने के बाद में पता ये चला कि यहाँ पे पिछले कुछ समय पर जो भी मछलियों की जान जा रही है, मछलियों की संख्या खत्म होती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस प्राइमनेशियम पार्वम की वजह से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की एल्गाई देखने को मिल जाती है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो ये प्राइमनेशियम पार्वम है ना, ये एक टॉक्सिक एल्गल ब्लूम है, बहुत जहरीला है। बहुत सारी जो जहरीली गैसेस यहाँ से निकलती हैं, जो कि हमारे मैरीन एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डैमेज होती या करती हुई नजर आ रही हैं। अब ये काई कैसे हो जाती है, बन कैसे जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी सारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की कुछ इस प्रकार से हरकतें हैं, पोल्यूशन है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इस प्रकार से ये एल्गल ब्लूम नज़र आया है। तो प्रिमनेशियम पार्वम क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल वाला एल्गाई है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंगल सेल वाला यहाँ पर यह एल्गाई है।
अब ये अलग अलग वाटर बॉडीज़ के अंदर में पाया जाता है, चाहे कोई नदी हो गई, झील हो गई, कोई छोटा सा पॉन्ड हो गया, ओशन हो गया, बड़ा तालाब हो गया, या कोई ब्रैकिश वाटर हो गया, खारा पानी जहाँ पर है। तो इन सभी जगह पर, इन सभी प्रकार के वाटर्स के अंदर ये एल्गाई ग्रो कर सकती है, ध्यान रखना। प्लस उसके बाद में ये जो एल्गाई है ना, ये एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपने आप को और तेज़ी से बढ़ा भी सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस बहुत सारा जो टॉक्सिन्स है, बहुत सारा जो जहर है, ये वाटर के अंदर रिलीज करती हुई चली जाती है, और उन टॉक्सिन्स की वजह से जो वाटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन्स, ये चीज़ें मर जाती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्लस खास बात इस एल्गाई की यह है कि ये एल्गाई जीवित रह सकती है एक अच्छे खासे वाटर टेम्परेचर पर। मान लो पानी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, या 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में भी ये जो एल्गाई है, ये काई है, सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि होता नहीं है कि एक हम सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो एल्गाई खत्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये चाहे कम से कम ठंड हो, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो जाए, उसके बावजूद भी वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, और खासकर बोला जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का जो ये पूरा का पूरा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के अंदर में ये एल्गाई बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकती है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर ये एक मिक्सोट्रॉफिक है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रही है। जो सन है उससे यहाँ पर काफ़ी सारी जो एनर्जी है उसको भी सोखता हुआ नज़र आ रहा है, प्लस बहुत सारा जहर भी छोड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चक्कर में हमारा मैरीन एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। प्लस मैंने आपको बताया जो रिवर ओडर है, इस नदी के ऊपर यहाँ पर ये सारी की सारी जो एल्गाई है वो पाई गई है, जिसके बेसिस पर रिसर्च की गई है। तो आपसे क्वेश्चन रिवर ओडर को लेकर ही बन सकता है, और बहुत ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ लेना, दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेना, क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। तो जो रिवर ओडर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चेक रिपब्लिक नाम के देश से ओरिजिनेट होती है। फिर जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई इस प्रकार से पोलैंड से गुजरती हुई जाकर ये बाल्टिक सी में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पे ये जो नदी एक बाउंड्री बनाती है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ठीक है, ये हमने देख ही चुके हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से एक बार समझ सको, क्योंकि क्लैरिटी बस होनी चाहिए दिमाग में। यहाँ से ये निकली, इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉर्डर बना दिया है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और बॉर्डर बनाकर ये बाल्टिक सी के अंदर गिर गई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिल जाता है रिगार्डिंग दिस एल्गाई ब्लूम। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पर मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की जा रही है। हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट छोटा सा आइडिया लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो बिगिनर्स हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिनको अभी इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, तो मैं उनके हिसाब से मतलब चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, सारी चीज़ों को कवर करता हुआ। ठीक है, तो पहली बात, मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्या है? देखो, ये एक अभ्यास है, और ये अभ्यास बेसिकली 4 देशों के बीच में होता है, और उन 4 देशों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो उसमें है इंडिया, देन उसके बाद में यूएस, देन ऑस्ट्रेलिया, देन यहाँ पर जापान। ये आपको 4 देश देखने को मिल जाते हैं जो कि आज के समय पर इस क्वाड ग्रुप के अंदर में आते हैं। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज अभी पहली बार यानी अगस्त 2023 में होने वाली है। तो अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। ठीक है, तो आगे भी ये चर्चा में आती रहेगी, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको इसके बारे में पढ़ा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि इस अभ्यास की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इस अभ्यास की जो शुरुआत है वो 1992 में हुई थी एज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, यानी स्टार्टिंग में केवल 2 देशों के बीच में इस अभ्यास को किया जाता था, और वो 2 देश कौन कौन से थे? वो था इंडिया और खासकर यूएस। इन दोनों की नेवी के बीच में 1992 में इस अभ्यास को स्टार्ट किया गया था। देन उसके बाद में जो पहला मालाबार एक्सरसाइज हुआ था वो बे ऑफ बंगाल के अंदर हुआ था साल 2007 में। फिर धीरे धीरे हमने इसके अंदर एक और कंट्री को जोड़ा, यानी जापान को इसमें इंक्लूड कर दिया गया था 2015 में। फिर 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो मतलब 2020 तक आप कह सकते हो टोटल की टोटल ये 4 कंट्रीज आ चुकी थी इस अभ्यास के अंदर में। और ये अभ्यास जो है मालाबार एक्सरसाइज, ये कहाँ पर किया जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि हम इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और सिक्योर बना सकें। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है। ऊपर यहाँ पर आपको ये चाइना देखने को मिलेगा, इधर फिलीपींस, जापान, ये सारे देश नजर आएंगे। यहाँ पर इंडियन ओशन है इंडिया के नीचे, इधर पैसिफिक ओशन है। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये इंडो पैसिफिक रीजन बन जाएगा। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उधर आ जाएगा अमेरिका। इन 4 देशों का मिलकर काम यह है कि इस पूरे रीजन को फ्री बनाया जाए, ओपन बनाया जाए और सिक्योर बनाया जाए। और खासकर चाइना के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि चाइना कर क्या रहा है ना, पिछले कुछ समय में इसने इन दोनों ही रीजन्स के अंदर में बहुत ज़्यादा अग्रेशन को बढ़ा दिया है।
तो उस अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए भी यहाँ पर जो एक क्वाड ग्रुप है वो आज के समय पर काम कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इस प्रकार की, क्योंकि एक जॉइंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना क्या है, ये एक जॉइंट अभ्यास है जो 4 देशों के बीच में हो रहा है। ऐसे और भी कई सारे जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया की। कैसे कैसे, जैसे IBSAMAR या फिर IB समर के नाम से कह सकते हो। ये भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्र के अंदर की जाती है। यहाँ पर इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ही सिम्बेक्स नाम की अभ्यास है एक, जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। और ऐसे ही यहाँ पर स्लिनेक्स नाम का एक अभ्यास है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। इनमें पता है स्पेशलिटी क्या है, ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि समुद्र में की जाती हैं, ऐसे अभ्यास हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जैद कैंपेन। जैद क्रॉप्स के बारे में आपने सुना होगा, राबी क्रॉप के बारे में सुना होगा, है ना। ऐसे यहाँ पर जैद क्रॉप्स भी होती हैं। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक एग्रीकल्चर को लेकर पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस बैठाया गया था। तो हमारा जो यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया। न्यू दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिस दौरान यहाँ पर जैद क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया गया, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को लेकर यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, तो इस पर बेसिकली हमने एक स्पेशल फोकस जैद क्रॉप्स के ऊपर किया था, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है तो जैद क्रॉप्स को लगाने का बिल्कुल समय आ रहा है। जैद क्रॉप्स को हम लोग समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको हम थोड़े समय के लिए लगाते हैं। जैसे एक आता है खारिफ क्रॉप का समय, यानी खारिफ वाली जो फसलें हैं वो लगाई जाती हैं एक सीज़न में, और एक सीज़न में लगाई जाती हैं राबी वाली फसलें। और खारिफ और राबी के बीच का जो समय बचता है ना, उसमें हम लोग जैद वाली फसलों को लगाते हैं। और ख़ासकर अगर हम लोग बात करें तो कौन से जो टाइम पीरियड है उसमें जैद क्रॉप्स को लगाया जाता है, तो वो है मार्च और जुलाई। मार्च और जुलाई कह सकते हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो मंथ है ना, इन मंथ में, इन टाइम पीरियड के बीच में जैद क्रॉप्स को लगाया जाता है, जब पूरा गर्मी का समय चल रहा होता है। बात क्लियर हो गई। ये जो क्रॉप्स हैं ये अच्छी खासी इरिगेटेड लैंड्स के ऊपर उगाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पे पूरी तरह से सिंचाई की जा सके। यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसके लिए मानसून का वेट नहीं करते हैं, या फिर कह सकते हो उसको ड्राई वेदर में उगाया जाता है। ड्राई वेदर जो सूखा वेदर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मानसून का वेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो रेन्स है ना वो कहीं ना कहीं अनसीजनल रेन देखने को मिलती है, गर्मियों में कभी होती कभी नहीं होती है। तो जो जैद क्रॉप्स होती हैं इसको वार्म सॉइल की, यानी गर्म मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और हाई टेम्परेचर की, यहाँ पे जो वातावरण है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो हमारी जैद क्रॉप्स होती हैं, जैद वाली फसलें होती हैं, वो ड्राई वेदर में ग्रो करती हैं। अगर एक सूखा सा वेदर है तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी खासी होगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जैद क्रॉप्स होती कौन कौन सी हैं, तो ऐसे सवाल भी बन सकता है, आपको क्रॉप्स के नाम दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से जैद क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मेजरली अगर हम लोग बात करें जैद क्रॉप्स में आता है पैडी, कॉर्न, पम्पकिन, क्यूकम्बर, टोमेटो, आलमंड, पीनट, कैश्यू, ग्राम, लेंटिल्स, ये सारी हमारी जैद क्रॉप्स हैं। अच्छा, एक और सवाल, जैद क्रॉप्स आखिरकार भारत में कौन कौन से राज्य में ग्रो की जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु। ये आपको स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स का एक अच्छा खासा जो इनकम जनरेशन है वो जैद क्रॉप से होता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप लिंक कर पाओगे। बात की गई है बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, और ऐसे क्वेश्चन ही बनते रहते हैं। मैं आपको कई क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। तेरी डैम को लेकर सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया था, तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर सवाल पूछ लिया था, और यहाँ पर भी सवाल कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो अभी यहाँ पर कह सकते हो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चर्चा में है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर आप ये जो नज़ारा देख रहे हो ना, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। ये कहाँ पे बन रहा है प्रोजेक्ट? तो ये उत्तराखंड के अंदर में जो पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है जिसका नाम है धरचूला टाउन। तो वहीं पर रिसेंटली ये प्रोटेस्ट होता है बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर। लोगों का कहना है ये प्रोजेक्ट रोक दो। वैसे यहाँ पर उत्तराखंड में बुरे हालात हो रहे हैं। आपने जोशीमठ के बारे में रिसेंटली पढ़ा ही है कि वहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से जो धरती है वो धंसने लगी है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, जिसके चक्कर में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चर्चा में आया। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो रिवर धौली गंगा के ऊपर बनाया जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बना यहाँ से तो यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना, ये रिवर धौली गंगा के ऊपर बनाया जा रहा है, खासकर उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में।
और यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बिजली की इसकी में कितनी कैपेसिटी हो सकती है, तो लगभग 165 मेगावाट की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। एक यहाँ पर डैम वगैरह भी बनाया जाएगा, ग्रेविटी डैम को बनाने की बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कौन लागू कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा एक कंपनी है THDC इंडिया लिमिटेड। अब ये THDC इंडिया लिमिटेड के बारे में जब हमें पढ़ना होगा तो इसको हम बोलते हैं टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले हम इसको इस नाम से जानते थे। तो एक कंपनी है जो कि कौन ओन करता है, तो ये कंपनी बेसिकली हमारी सरकार की और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है। इस कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर कर लिया गया था 1988 में कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, और इसका काम क्या है, देखो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को ये मेंटेन करती है, जैसे तेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स हुआ और भी दूसरे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, उनको मेंटेन करने का काम है। और ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि कैटेगरी 1 के अंदर में आती है। ठीक है, अब एक चीज़ और थी, क्या था कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर है, रिवर धौलीगंगा के ऊपर। तो धौलीगंगा के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा इस आर्टिकल से वो यहाँ पर इस रिवर को लेकर ही बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। तो पहली बात, ये नदी कहाँ से निकलती है, इसका जो ऑरिजिन है ये नीति पास से होता है। नीति पास बेसिकली एक बॉर्डर रीजन है, जो गढ़वाल रीजन है ना उत्तराखंड का, और जो तिब्बत का साउथ वेस्ट रीजन है उसका जो बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ पर से ये धौलीगंगा नदी निकलती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो धौलीगंगा एग्जैक्टली यहाँ पे कह सकते हो ये नीति पास है, यहाँ से निकलती है, और पास में बद्रीनाथ भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो धौलीगंगा हमारी जो है बहती बहती अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। अलकनंदा में जाकर मिलती है ना, तो ये विष्णु प्रयाग बनाती है। ध्यान रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है, अलकनंदा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जो ये अलकनंदा नदी है हमारी ना, इस अलकनंदा की एक सहायक नदी है धौलीगंगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक सहायक नदी है। अलकनंदा की वैसे और भी कई सारी सहायक नदियाँ, जैसे नंदाकिनी हो गया, पिंदार गंगा हो गया, ऐसे उसके बाद में और भी कई सारी नदियाँ हैं जो कि मिलकर अलग अलग प्रयाग बनाती हैं, है ना, करुण प्रयाग बना रही हैं। देन उसके बाद में ऐसी नंद प्रयाग बन रहा है, विष्णु प्रयाग बन रहा है, ऐसे कई सारी नदियाँ जो हैं अलग अलग प्रयाग बनाती हैं। तो ध्यान रखना, इसमें से एक नदी कौन सी है, धौलीगंगा भी है, जो कि अलकनंदा में जाकर मिलती है और मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। ऐसे कई सारे जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये नदी यहाँ पे मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है। तो धौलीगंगा की जो लेंथ है वो कितनी, लगभग 94 किलोमीटर इसके। इसको ध्यान रखो मत रखो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी बात मैंने आपको बताई है उतना ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बात की जा रही है एडिनो वायरस के बारे में। तो एडिनो वायरस रिसेंटली चर्चा में आया है, देखते हैं आखिरकार क्यों चर्चा में आया है। तो बंगाल की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है ना, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भैया थोड़ा सतर्क रहो, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एडिनो वायरस के जो केसेस है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने चेतावनी दी है सतर्क रहने की, जिस वजह से एडिनो वायरस चर्चा में है। तो क्या होता है एडिनो वायरस? एडिनो वायरस भी बेसिकली जो हमारे वायरस के सारे ग्रुप है ना, उसी का एक हिस्सा है। और अगर ये वायरस किसी के बॉडी में एंटर करता है तो कह सकते हो कि जो इन्फेक्शन है वो हल्का से होके एक बहुत खतरनाक तरीके से वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और बीमार हो सकता है इंसान, जैसे उसको कोल्ड हो सकता है, बुखार हो सकता है, उसका गला खराब हो सकता है, निमोनिया, आंखें लाल हो सकती हैं, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर उसकी हो सकती हैं, पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस वायरस की वजह से, एडिनो वायरस की वजह से, इस एडिनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। और मैं आपको बता दूं एडिनो वायरस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एडिनो वायरस देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंसान है इसी वजह से ना अलग अलग एडिनो वायरस से अफेक्ट होता हुआ नजर आता है। मान लो एक बार एक इंसान को एडिनो वायरस अफेक्ट करा, उसके बाद इसी प्रकार का एक दूसरा एडिनो वायरस भी उसको अफेक्ट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और ये जो इन्फेक्शन है ये पूरे साल चलता रहता है, पूरे साल यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को बीमार करता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग बीमार होते हैं इस एडिनो वायरस की वजह से वो विंटर या अर्ली स्प्रिंग के समय पर होते हैं। ये जो वायरस है ये हर एक उम्र के व्यक्ति को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को ही परेशान करता है, खासकर जो 5 साल के बच्चे हैं, 5 साल के आसपास के बच्चे हैं, उन्हीं को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। जो ज़्यादातर एडिनो वायरस इन्फेक्शंस है ना, ये काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन ये वायरस इन्फेक्शन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं जब एक पर्सन का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होगा। क्योंकि आपको पता है एक ह्यूमन बॉडी जो है ना, अगर उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो कई सारी खतरनाक बीमारियों से भी आराम से लड़ सकता है। लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको छोटी से छोटी बीमारी भी अपना शिकार बना सकती है। तो एडिनो वायरस इन्फेक्शन भी काफ़ी हल्का रहता है, लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो उसको बुरी तरह से इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। या फिर कोई व्यक्ति अलग तरीके से और भी ज़्यादा बीमार है, उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है या उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है एडिनो वायरस। क्वेश्चन यह है कि ट्रांसमिशन कैसा होगा, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेगियस है। ये कह सकते हो कि एक इंसान को अगर ये इन्फेक्शन है
और दूसरा नॉर्मल इंसान है, तो नॉर्मल वाला अगर इस इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आता है, इससे हाथ मिला ले या इसको टच कर ले, तो ये इन्फेक्शन यहाँ पर फैल सकता है। या फिर जो इन्फेक्टेड इंसान है वो छींक दे दूसरे व्यक्ति के सामने, नॉर्मल व्यक्ति के सामने, तो अगर वो छींक देगा तो वो जो जर्म्स है ना वो दूसरे नॉर्मल व्यक्ति में जाएंगे और वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसमें भी होता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इन सिम्टम्स को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। नाउ अब यहाँ पे समय आता है हमारा प्रीलिम्स रैपिड फायर डिस्कशन का, यानी कि जो भी आपने अभी पढ़ा है ना उसका टेस्ट करने का समय आ चुका है कि आपने कितने अच्छी तरीके से, कितने कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को सुना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको पहले लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, फिर उसके बाद में आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं या माइंड में रख लेने हैं, फिर लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ बताऊंगा, तो उसके साथ रीचेक करना कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं अपना स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है एडिनो वायरस के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो एडिनो वायरस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, एडिनो वायरस भी यहाँ पर अलग अलग वायरसेस का ही एक ग्रुप है जो कि क्या कर सकता है, कह सकते हो लोगों को, इंसान को बीमार कर सकता है, बहुत तरीके की बीमारियां पैदा कर सकता है, बहुत तरीके की बीमारियों का कारण बन सकता है। दूसरा, जो एडिनो वायरस इन्फेक्शन है इसका जो फैटिलिटी रेट है ना वो 50% से ज़्यादा है, यानी कि एक इंसान को अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसके मरने के चांसेस 50% से ज़्यादा है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? अगर पढ़ा था, जो भी पढ़ा था उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है एलेक्जेंड्रिन पैराकीट के बारे में। तो एलेक्जेंड्रिन पैराकीट के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो बर्ड है, ये जो पैरट है ना जिसको नाम दिया गया एलेक्जेंड्रिन पैराकीट, ये ज़्यादातर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इस बर्ड को आईयूसीएन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर में रखा गया है। बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हमारा प्रिमनेशियम पार्वम के बारे में। तो प्रिमनेशियम पार्वम के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट, तो ये जो प्रिमनेशियम पार्वम है, जो ये एल्गाई है ना, ये ज़्यादातर आर्कटिक रीजन में पाई जाती है। दूसरा, ये एक सिंगल सेल एल्गाई है, सिंगल सेल वाला यहाँ पर काई है जो कि खारे पानी में भी ग्रो कर सकती है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, या फिर ऑप्शन डी नीदर 1 नर 2। बताओ क्या सही उत्तर है। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जैद क्रॉप्स के बारे में चर्चा की गई है। जैद क्रॉप्स को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो जैद क्रॉप्स हैं ये शॉर्ट सीजन के लिए ग्रो की जाती हैं, यानी एक तरफ खारिफ फसलें ग्रो की जाती हैं और दूसरे सीजन में राबी फसलें। तो खारिफ और राबी क्रॉप्स के बीच वाला जो समय होता है वहाँ पर जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जैद क्रॉप्स को उगाने के लिए आपको ड्राई वेदर चाहिए, एक सूखा सा मौसम चाहिए जो कि यहाँ पर इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस अभ्यास को स्टार्ट किया गया था एज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, यानी कि पहले स्टार्टिंग में 2 देशों के बीच में इस अभ्यास को किया जाता था, और वो 2 देश कौन कौन से थे, इंडिया और जापान, वो 2 देश हुआ करते थे। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि क्या करती है, क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि हर साल की जाती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ना, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब फटाफट हम क्या करेंगे, अपने लास्ट वाले क्वेश्चंस से सारे आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं, और करना क्या है, आप अपना रीचेक करना और मैच करने के बाद में जो भी आपके कितने भी जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं उसका बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, अपना स्कोर लिखना। तो आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक पूछा गया था, बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
यह प्रोजेक्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताओ कौन से राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है उत्तराखंड में। लेकिन अब आपसे एक और क्वेश्चन, यहाँ पर एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये बताओ ये जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। आगे आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मालाबार नेवल एक्सरसाइज को लेकर। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज को लेकर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच की, गलत है। इंडिया और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास स्टार्ट किया गया था, ना कि इंडिया और जापान में। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट, ये क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है, ये बिल्कुल सही बात है। हर साल इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने बताया ना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, तो 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिनकी नेवी के बीच में इस अभ्यास को किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है जैद क्रॉप के बारे में। तो जैद क्रॉप को लेकर जो पहला स्टेटमेंट है ये बोलता है जो खारिफ और राबी क्रॉप्स है ना, इनके बीच वाला जो सीजन होता है इसमें जैद क्रॉप्स को लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यहाँ पे ड्राई वेदर, एक सूखा वेदर चाहिए होता है इनकी ग्रोथ के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, बोथ 1 और 2 एंड करेक्ट। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रिमनेशियम पार्वम के बारे में, यानी उस एल्गाई के बारे में। इसको लेकर दो स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये ज़्यादातर आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। अभी तो यूरोपियन यूनियन वाला रीजन में ये देखने को मिला है एल्गाई, तो ऐसा तो नहीं है केवल और केवल आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। दूसरा, बिल्कुल एक सिंगल सेल एल्गाई है जो कि ब्रैकिश वाटर में देखने को मिल जाता है, खारे पानी में ग्रो करता है। मैंने आपको बताया था ना, खारे पानी के साथ साथ अगर यहाँ पर लिखा होता केवल ओनली खारे पानी में ग्रो करता है तो ऐसा नहीं है ना, दूसरे वाटर में भी ग्रो करता हुआ नजर आता है, बट खारे पानी में भी ग्रो करता है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है बेसिकली वो हमारा सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एलेक्जेंड्रियन पैराकीट को लेकर। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो केवल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बर्ड है ना साउथ और साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप्स में पाई जाती है, हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन IUCN रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर नहीं किया गया है। अच्छा ये आप बताओगे, अभी मैं बता देता, वैसे बोलने वाला था, ये आप बताओ इसको IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। देखना आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है, बताओ, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे एडिनो वायरस के बारे में पूछा गया था, तो इसको लेकर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं कौन सा सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि एडिनो वायरस जो इन्फेक्शन है इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 50% से ज़्यादा है। एक इंसान को अगर हो जाता है ना तो 50% चांसेस उसके मरने के। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट जो 2 है वो तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट कर सकता है, उनका कारण बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको, बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, गला ख़राब होना हो गया, आंखें लाल हो जाना हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वायरस की वजह से हो सकती हैं। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइस आपने यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। और मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, एक रिक्वेस्ट है, अपना स्कोर ज़रूर से लिखा करो नीचे। बहुत सारे लोग अपना स्कोर लिख कर नहीं जाते हैं, कॉमेंट करने में आलस कर जाते हैं, तो ऐसा आलस ना करो यार, नीचे अपना स्कोर लिख सकते हो, है ना। पता चलता रहता है कौन कौन मतलब डेली बेसिस पर एक्टिव होता रहता है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।